नमस्कार मित्रों और साथियों, मैं आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने बात की थी जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों की। अब हम यहां पर बात करेंगे कि भारत की जलवायु को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, जानेंगे उन कारकों के बारे में। तो हम यहां पर देखें 4 कारक की हम यहां पर बात करेंगे, जिसमें से है आपका अक्षांशीय स्थिति, ऊंचाई, तत्पश्चात वायु दाब एवं पवन तंत्र। उसके बाद हम बात करेंगे जेट स्ट्रीमों की, जेट पवनों की। तो सबसे पहले हम बात करें अक्षांशीय स्थिति। तो हम यहाँ पर देखेंगे जो सूर्य है वो हमारी पृथ्वी के कौन कौन से भाग पर पड़ता है। तो हमारी यदि पृथ्वी पर हम 3 काल्पनिक रेखाओं की यहाँ बात करें, इसमें हम पहले इसको देखें तो ये आपकी कर्क रेखा, ये मकर रेखा, ये नीचे वाली मकर रेखा और ये आपकी विषुवत रेखा है, जिसे भूमध्य रेखा इक्वेटर के नाम से आप जानते हैं। तो आप देखते हैं कि 6 महीने तक तो सूरज की रोशनी सबसे ज़्यादा यहाँ इस वाले भाग में, इस वाले जोन में पड़ती है। और अगले 6 महीने जब हम यहाँ पर गर्मी पड़ती है इस वाले भाग में, हमारे वाले भाग में, तब इस वाले भाग में आपका क्या है, सूरज की रोशनी बिल्कुल सर पर होती है। तो इन चीज़ों के बारे में हम जान चुके हैं, इन 2 चीज़ों के बारे में। तो ये वाला जो भाग है उसे उष्णकटिबंधीय और ये जो वाला भाग है उसे उपोष्ण कटिबंधीय भाग के नाम से हम जानते हैं। तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करें भारत यहाँ यहाँ स्थित है, चूँकि भारत अपना। तो यहाँ हम बात करें कि कर्क वृत्त के मध्य भाग में, कर्क वृत्त बात करें, कर्क वृत्त इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये गोलाकार रेखाएं, जो काल्पनिक रेखाएं वह गोलाकार होती हैं यदि आप इनको पृथ्वी पर देखें। क्योंकि आपने मानचित्र में या ग्लोब में देखा होगा, यदि नहीं देखा तो एक बार ग्लोब जरूर देखें। आप देखेंगे कि जो कर्क वृत्त है, जिसे हम कर्क रेखा भी कहते हैं, पश्चिम में कच्छ कच्छ जो पश्चिम में जो गुजरात वाला भाग है, यहाँ वाला भाग, वो गुजरात वाले भाग से के कच्छ से निकलती है। और कच्छ के रंशित से लेकर पूर्व में मिजोरम, जो मिजोरम अंतिम वाला भाग है जो मिजोरम का, वहाँ तक है। आपने जाना था कि गुजरात, मध्य प्रदेश, जो जितने भी भागों से मैंने आपको पहले इससे अवगत कराया था, तो इन भागों से होकर जाती है। देश का लगभग आधा भाग कर्क वृत्त के दक्षिण में स्थित है। दक्षिण बोले तो इसके नीचे स्थित है और आधा वाला भाग ऊपर स्थित है। चूँकि मैंने आपको बताया कि वर्ष भर सूर्य इस जोन में 6 महीने, वर्ष भर में से 6 महीने सूर्य इस जोन में होता है आपका, इसलिए गर्मी यहाँ पर ज़्यादा पड़ती है और ऊपर वाले भाग में थोड़ी कम। जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, तो यहाँ वाला जो मैंने अभी आपको बताया था, जो नीचे वाला क्षेत्र है आपका कर्क वृत्त, वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर जो है तापमान ज़्यादा होता है 6 महीने के, जब गर्मी वाले दिन होते हैं। और नीचे जो ऊपर भाग है कर्क रेखा के जो उत्तर में भाग स्थित है, उसे उपोष्ण कटिबंधीय हम कहते हैं। इसलिए भारत की जलवायु में ये दोनों प्रकार की विविधताएं हैं, उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, दोनों विविधताएं उपस्थित हैं। तो पहली स्थिति आपको क्लियर हो गई होगी कि भारत की जो जलवायु है वह उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय है। किस कारण से? जो अक्षांशीय स्थिति है भारत की, उस कारण से। अब हम यहाँ पर दूसरा नज़रिया अर्थात दूसरा कारण जानने का प्रयास करें, तो दूसरे कारण है ऊंचाई। तो हम यहाँ पर देखें, ये ऊंचाई के बारे में बात करें तो सबसे पहले नाम आता है हिमालय का, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर आपको विस्तार से यहाँ बताएंगे, थोड़ा ज़्यादा विस्तार में वर्णन तो नहीं करेंगे। फिर भी यहाँ की भू रचना केवल तापमान अपितु वर्षा को प्रभावित करती है, या तो तापमान को प्रभावित करती है या वर्षा को। भारत के उत्तर में हिमालय, जो अपना भारत है प्यारा भारत, जो अपना प्यारा भारत है, आप कुछ इस प्रकार से यहाँ पर इसको देख सकते हैं। मुझे पूरा तो बनाना नहीं आता, फिर भी मैं आपको कोशिश करके यहाँ पर इसको बताने का प्रयास जो करूँगा, कितना सफल इसमें होता हूँ ये तो ये कुछ ऐसे ऐसे करके अपना प्यारा भारत है, यहाँ इसका बांग्लादेश स्थित है। तो इसके यहाँ पर उत्तर में हिमालय है, इस वाले भाग में जो क्या है, हिमालय स्थित है। तो आप यहाँ देखेंगे कि जो हिमालय, जिसकी औसत ऊंचाई जो है आपकी 6000 मीटर है। इतना विशाल ऊंचाई होने के कारण भारत का जो तटीय क्षेत्र भी आप देख सकते हैं, ये वाला क्षेत्र भी विशाल है और ये वाला। तो इनसे बादल टकराकर जो हवाएं हैं वो टकरा कर रुकती हैं, इसलिए बादल यहाँ पर बरसात करती हैं। तो आप देखेंगे जहाँ अधिकतम ऊंचाई जो जो अपना दक्षिणी और पश्चिमी भाग है, इनकी अधिकतम ऊंचाई 30 मीटर है।
हिमालय मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकता है। जो यहाँ ऊपर वाली जो रसिया और चाइना की जगह से जो हवाएं आती हैं उनको यह रोकता है, और ऊपर वाली जगह से जो हवाएं आती हैं चाइना की तरफ से उनको रोकता है, ठंडी हवाओं को। इन्हीं पर्वत क्षेत्र के कारण मध्य एशिया की तुलना में ठंड कम पड़ती है, और अपने जो भारत है उसमें ठंड कम पड़ती है ऊपर वाले अपेक्षाकृत जो हिमालय के पार भाग है उस वाले भाग के बराबर यहाँ पर ठंड नहीं पड़ती, उससे कम ठंड पड़ती है। अब हम यहाँ पर इसके भाग के बारे में हम क्लियर बात कर चुके हैं। दूसरे वाले भाग के बारे में मैंने आपको जो समझाया आप समझ चुके होंगे। अब हम तीसरी वाले भाग के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है वायु, दाब एवं पवन। तो तीसरे भाग के बारे में हम यहाँ पर जानें। भारत में जलवायु तथा संबंधित मौसमी अवस्थाएं जो हैं वायुमंडलीय अवस्थाओं से संचालित होती हैं। जो निम्नलिखित हैं, हम यहाँ पर कुछ की बात करें एनसीईआरटी के मुताबिक, क्योंकि उसी के अनुरूप हम यहाँ पर चल रहे हैं। ज़्यादा विस्तार में हम बात यहाँ नहीं करेंगे, जितना आवश्यक है उसको लेकिन छोड़ेंगे नहीं। पूरा समझाने का आपको प्रयास यहाँ पर किया जाएगा। वायु दाब एवं धरातलीय पवनें जो प्रभावित करती हैं, जो वायु दाब एवं पवन तंत्र के अंतर्गत आती हैं। ऊपरी परिसंचरण तथा पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ। तो हम जो भारत की यहाँ पर बात करें, जो भारत है वो आपका भारत है प्यारा, हम कुछ ऐसे बात करें इसको बताते हुए, तो यहाँ पर ये आपका सिक्किम होते हुए नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तो ऐसा कुछ हमारा भारत है। तो यहाँ पर जो आप देखते हैं मेडिटेरियन सी, जिसे हम भूमध्य सागर भी बोलते हैं, उसके यहाँ से आने वाली हवाएं, और वायु दाब एवं धरातलीय पवनें, धरातल की ओर चलने वाली पवनें, यहाँ से समुद्र की बात करें, और ऊपरी परिसंचरण जो ऊपरी वायु बह रही है उसकी बात करें। तो हम सबसे पहले यहाँ पर देखें भारत उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों, जिसे हम ट्रेड विंड भी कहते हैं, उत्तर पूर्वी की बात करें तो ये वाला भाग उत्तर हो गया और ये वाला भाग आपका पूर्व हो गया। यहाँ इसकी बात कर रहे हैं हम। यहाँ पर जो उत्तर पूर्वी भाग है ट्रेड विंड वाले क्षेत्र में स्थित है। यहाँ पर जो व्यापारिक पवनें हैं, यहाँ पर जो भाग है वह व्यापारिक पवनों वाला है। हम जानेंगे क्या होती हैं व्यापारिक पवनें बाद में। तो इस क्षेत्र में ये पवनें उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब, जो उच्च दाब है उपोष्ण कटिबंधीय, जो उपोष्ण कटिबंधीय चूंकि ऊपर वाला भाग है हमारा, तो उस वाले भाग में जो उच्च दाब है तो वहाँ से उत्पन्न होती हैं और दक्षिण की ओर बहती हैं। तो यहाँ की दक्षिण की ओर बहती हैं ये वाली भाग, ये वाली जो हवाएं हैं ऐसी बहती हैं, कुछ ऐसी चलती हैं, यहाँ से ऐसी, यहाँ से ऐसी। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर सोचने लायक है कि जो कोरियोलिस बल है आपका, हम जानेंगे कोरियोलिस बल क्या है, इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक डाल दूंगा, मैं आगे चल के इसको क्लियर करूँगा कि क्या है कोरियोलिस बल। तो जो आपका कोरियोलिस बल है जिसके कारण क्या है, जो हवाएं आती तो सीधी हैं लेकिन कोरियोलिस बल के कारण कुछ इस प्रकार मुड़ जाती हैं। इसलिए जो ठंड वाला मौसम होता है हवाएं कुछ इस प्रकार चलती हैं। तो आपको वहाँ पर बताया जाएगा कि जो ट्रेड विंड के बारे में हम और भी बता देंगे, चूँकि यहाँ पर बताएं कि जो अरबी व्यापारी हैं और जो, तो वो इस हवा का प्रयोग करते थे, पहले आते थे यहाँ पर और बाद में जब जाते थे तो उनकी हवाओं को ढकेलने के लिए इसका कार्य होता था। ट्रेड विंड जो अपनी व्यापारिक पवन है, इसलिए इनको व्यापारिक के रूप में व्यापारिक पवनों का नाम दिया गया है। तो हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर विषुवतीय निम्न दाब वाले क्षेत्रों की ओर बहती है। हमने बात कर ली कहाँ से कहाँ की ओर जाती है। सामान्यतः इन पवनों में नमी की मात्रा बहुत कम होती है क्योंकि ये स्थलीय भागों पर उत्पन्न होती हैं एवं बहती हैं, तो इनमें नमी कम होती है। इसलिए इन पवनों के द्वारा वर्षा कम या होती ही नहीं है या बहुत कम होती है। चूँकि यहाँ वाले भाग से कुछ पानी उठकर आ जाए तो है, लेकिन सामान्यतः बारिश इसमें नहीं होती, बहुत ही कम बारिश यहाँ पर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हम यहाँ पर बात करें भारत की जो वायु और दाब पवन तंत्र है वो बहुत अद्वितीय है, आश्चर्यजनक है। कैसा? शीत ऋतु में हिमालय के ऊपर जो उच्च दाब होता है जिसकी हमने बात की अभी, इस क्षेत्र की ठंडी और शुष्क हवाएं दक्षिण में निम्न दाब वाले महासागरीय क्षेत्रों की ओर बहती हैं। इसकी बात हम यहाँ पर कर चुके हैं यहाँ से। और ग्रीष्म ऋतु में आप यहाँ देखेंगे तो इसके उलट होता है। कैसे? हम यहाँ पर बात करें कि उत्तर पूर्वी, चूँकि हम वैसा मान रहे थे यदि यहाँ से ऐसी हवाएं चलें तो बारिश नहीं होती, तो ऐसा इसका मतलब होगा कि होती नहीं बारिश। तो हम यहाँ पर दूसरा तंत्र देख रहे हैं जिसमें कुछ उलट होता है। ठंडों के दिनों में जो होता है गर्मियों के दिनों में उसके उलट होता है, हवाएं ऐसी चलने लगती हैं। अब हम बात करें कैसे होता है ऐसा, तो हम जानेंगे कि महासागर के ऊपर
बढ़ती हैं। जो दक्षिणीय निम्न दाब वाले महासागरीय क्षेत्र हैं जहाँ पर निम्न दाब उत्पन्न होता है, तो वहाँ से ग्रीष्म ऋतु में आप यहाँ पर देखेंगे, मैं बात कर रहा था उसकी, कि इसके कारण गर्मी के दिनों में वायु की दिशा विपरीत हो जाती है। वायु दक्षिण में स्थित हिंद महासागर के उच्च दाब वाले क्षेत्र, आप उच्च दाब यदि निम्न दाब उच्च दाब को समझ नहीं रहे हैं तो मैं यहाँ पर थोड़ा बताने का प्रयास करूँगा, फिर भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। आप जानते हैं कि भारत के ऊपर से कर्क रेखा गुजरती है और भारत के नीचे से श्रीलंका वाले लगभग क्षेत्र के पास से आपकी कौन सी रेखा गुजरती है? भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा के यहाँ आपका कौन सा दाब उत्पन्न होता है? तो हिंद महासागर वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर क्या होता है? उच्च दाब उत्पन्न होता है। उच्च दाब उस क्षेत्र को कहते हैं जहाँ जहाँ जो आपकी हवाएं हैं वह ठंडी हवाओं की मात्रा अधिक होती है, क्योंकि सूर्य जब गर्मियों में यहाँ होता है तो यहाँ वाले भाग में कुछ दाब उच्च हो जाता है, मतलब ठंडी जो आपकी हवाएं हो जाती हैं। तो क्या होता है, यहाँ पर जो गर्म हवाएं हैं वो ऊपर की ओर उठने लगती हैं, आकाश की तरफ, जो हमारा स्काई है उसकी तरफ। तो यहाँ पर जो है ऊपर उठने के कारण ये जोन आपका खाली हो जाता है। खाली हो जाने के कारण यहाँ से जो ठंडी हवाएं हैं प्रवेश कर जाती हैं। तो यहाँ से प्रवेश करने के कारण हवाएं कुछ ऐसी चलने लगती हैं। फिर वहीं आपका वो बल के कारण हवाएं कुछ इस तरफ जाती हैं। इस तरफ जाने के कारण यहाँ वाले क्षेत्र में खूब वर्षा होती है। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं इन्हें दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों के नाम से भी आप जानते हैं। जो हमने बात की उन हवाओं के बारे में कहें तो इन्हें दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से भी आप जानते हैं। ये पवनें जो महासागरों के ऊपर बहती हैं, नमी ग्रहण करती हैं तथा भारत में बहुत वर्षा करती हैं। तो आप समझ चुके होंगे, यदि नहीं समझ पाएँ तो फिर भी हमें कमेंट कर सकते हैं, आपको अतिरिक्त और बताने का प्रयास किया जाएगा। तो अब हम ये देखें जो वायुमंडलीय परिसंचरण पश्चिमी प्रवाह के प्रभाव में यहाँ पर रहता है, और जेट स्ट्रीम भी इसका एक कारण है। हम उसके बारे में यहाँ पर देखें तो आपका जो कोरियोलिस, बल्कि हम बाद में बात करेंगे, आपको बताने का एक से अलग से वीडियो आपके लिए बनाएंगे। तो यहाँ पर चौथे हम जो पॉइंट है उसकी बात करें, जेट स्ट्रीम क्या होता है आपका जेट स्ट्रीम, इसके बारे में कुछ संक्षिप्त में हम यहाँ पर बात करें तो आपका ये जो क्षेत्र है आप यहाँ पर देख रहे हैं, लगभग 27 जो डिग्री है से 30 डिग्री कहाँ होगा? जो यहाँ पर तो आपका ये वाला भाग 23.5 डिग्री है और ये वाला आपका 0 जो आप भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। तो यहाँ से जो आपका 23.5 डिग्री है, कुछ यहाँ वाले भाग की करें, इतने वाले जोन की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो 27 डिग्री से आपका 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच स्थित होती हैं कौन सी स्ट्रीम? जो जेट स्ट्रीम है, जेट हवाएं जो हम बोलते हैं। इसलिए इन्हें उपोष्ण कटिबंधीय, चूँकि आप अभी जान चुके हैं कि उपोष्ण कटिबंधीय इस क्षेत्र को बोलते हैं, और नीचे वाले क्षेत्र जो कर्क रेखा से नीचे होता है, जो महाराष्ट्र से नीचे वाला भाग, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला वाला भाग है आपका, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जो मध्य प्रदेश का ऊपरी भाग है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उसके ऊपर पंजाब, हरियाणा, तो ये सभी आपका किस वाले क्षेत्र में आते हैं? उपोष्ण कटिबंधीय। तो इस वाले क्षेत्र में इसलिए इन्हें उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट हवाएं भी कहते हैं, धाराएं कहते हैं, जेट धाराएं। भारत में ये जेट धाराएं ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर, जो अपनी ग्रीष्म ऋतु है उसको छोड़कर पूरे वर्ष हिमालय के दक्षिण में, हिमालय का दक्षिण अगर यहाँ से बात करें, ये आपका हिमालय हुआ, तो इसके दक्षिण कौन सा वाला भाग हुआ? ये वाला भाग, चूँकि ऊपर वाला भाग उत्तर, नीचे वाला भाग दक्षिण। तो ग्रीष्म ऋतु में नहीं होता है ऐसा, ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर की बात करें। गर्मियों की आभासी गति, हाँ, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर प्रभावित होती है। इस पश्चिमी प्रवाह के द्वारा देश के उत्तर एवं उत्तर, कहाँ की बात कर रहे हैं हम? उत्तर, ऊपर की बात कर रहे हैं, उत्तर एवं उत्तर पश्चिम, ये वाला भाग हुआ आपका कौन सा वाला भाग? हम यहाँ पर बात करें, ऊपर वाला भाग हुआ आपका उत्तर और ये वाला भाग हुआ आपका पश्चिम। चूँकि मैं दिशाएं आपको पहले समझा चुका हूँ, फिर भी हम यहाँ पर बात करें, ऊपर वाला भाग हुआ आपका नॉर्थ, नीचे वाला भाग हुआ आपका साउथ, साइड वाला ये वाला ईस्ट और ये वाला आपका वेस्ट। तो हम यहाँ ये दोनों दिशाओं की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो यहाँ वाले भाग में पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ आते हैं, यहाँ से ऐसा, ये आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये वाले की बात की जा रही है। जो यहाँ पर ऐसा भाग है वो पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ वाला ये भाग है। गर्मियों में सूर्य की आभासी गति के साथ ही उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धारा हिमालय के उत्तर में चली जाती हैं। तो बाद में जब गर्मियाँ होती हैं तो कहाँ चली जाती हैं? उत्तर में, यहाँ पर हिमालय की इस साइड ये चली जाती हैं, जो आपको यहाँ से ये ऐसी हो जाती हैं हवाएँ।
ऐसी। और बाकी गर्मियों का जो समय नहीं रहता तब ऐसी होती हैं। इसलिए कभी कभी जो ठंडों का मौसम है जब भी आपका पानी बरस जाता है, क्योंकि जो हम वेस्टर्न विक्षोभ है उसके कारण यह पानी बरसता है। तो हम इसके बारे में भी अतिरिक्त बाद में जानेंगे, चूँकि यहाँ पर इस जेट धाराओं के बारे में हम जानना सीख रहे हैं। फिर भी मैंने आपको काफ़ी कुछ इसके बारे में जो पश्चिमी विक्षोभ है उसके बारे में आपको यहाँ पर बता दिया है। एक पूर्वी जेट धारा जिसे उपोष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट धारा कहा जाता है, गर्मी के महीनों में प्रायद्वीपीय भारत के लगभग 14 डिग्री, तो 14 डिग्री वाला कुछ यहाँ कुछ भाग होगा उसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो वहाँ प्रवाहित होती है जैसे कुछ ऐसा। तो इसकी बात चलिए हम अगले वीडियो में करेंगे। आप यहाँ पर ये चित्र देख सकते हैं, क्योंकि ये वाला जो आपका चित्र है भारतीय उपमहाद्वीप में जनवरी महीने के दौरान मौसम की स्थिति, जो जनवरी के महीने में कुछ मावट टाइप की आपकी बारिश होती है, उस बारिश की यहाँ पर बात की गई है, क्योंकि जो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। और नीचे हम यहाँ पर बात करें तो जो आपका जो पानी बरसता है जब यहाँ पर जो उच्च दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है और यहाँ जो निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो यहाँ क्योंकि आप हमेशा एक बात हमेशा गौर कीजिए कि जहाँ उच्च दाब का क्षेत्र होगा वहाँ से हवाएं निकलेंगी। जैसे पहले यहाँ से उच्च दाब का क्षेत्र हो रहा था तो व्यापारिक पवनें निकली जो हम ट्रेड विंड कहती हैं, और यहाँ से उच्च दाब का क्षेत्र आपका उत्पन्न हुआ इस लाइन के नीचे, तो आपका यहाँ से हवाएं जो है भारत की तरफ और यहाँ पर इस क्षेत्र में दक्षिण जो आपका एशिया है वहाँ वाले भाग में जाने लगी। और आप दूसरा जो चित्र देख रहे हैं तो मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि हम यहाँ पर भारतीय उपमहाद्वीप में जून महीने के दौरान जो गर्मी का समय होता है जून जुलाई वाला, उसके दौरान यह स्थिति बरकरार होती है। तो आप काफ़ी कुछ समझ चुके होंगे हमें आशा है। अपन कमेंट में अपनी राय प्रेषित कीजिए और हमारे सहयोग में थोड़ा अपना सहयोग बढ़ाइए। धन्यवाद आपका बहुत बहुत।